स्वागत है। हिंदी में सभी प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित ऑडियो प्रोग्राम्स को सुनने के लिए सब्सक्राइब करें यूपीएससी हिंदी ऑडियो। नमस्कार और इस विशेष चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय लोकतंत्र के एक बेहद अहम पहलू को समझने की कोशिश करेंगे। मेरा मतलब है भारत के राष्ट्रपति का चुनाव। नमस्कार। हाँ, ये एक ऐसा विषय है जिस पर अक्सर बात होती है, लेकिन इसकी प्रक्रिया थोड़ी सी कह सकते हैं जटिल है। बिल्कुल। हमारे सामने जो सामग्री है वो एक विस्तृत व्याख्यान का हिस्सा लगती है, जो सीधे संविधान के उन अनुच्छेदों पर केंद्रित है जो इस पूरी प्रक्रिया को परिभाषित करते हैं। हमारा लक्ष्य है इस जानकारी के सार को निकालना और इसे आसानी से समझने लायक बनाना। हाँ, हम आज मुख्य रूप से संविधान के अनुच्छेद 52, 53, 54 और 55 पर ध्यान देंगे। ये अनुच्छेद मिलकर एक पूरी तस्वीर बनाते हैं। मतलब राष्ट्रपति पद का महत्व क्या है, उनकी शक्तियां क्या हैं, उन्हें असल में चुनता कौन है और सबसे महत्वपूर्ण चुनाव की प्रक्रिया क्या है, खासकर वो वोटों की गिनती कैसे होती है। तो चलिए इस संवैधानिक व्यवस्था की परतों को खोलते हैं और देखते हैं कि राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया कैसे काम करती है। शुरू करें? हाँ बिल्कुल। सबसे पहले बिल्कुल बुनियादी बात से शुरू करते हैं। संविधान का भाग 5 वो संघ यानी यूनियन की बात करता है। सामग्री के अनुसार इसी भाग का पहला अध्याय कार्यपालिका मतलब एग्जीक्यूटिव के बारे में है। हाँ। और अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। बहुत सीधा और स्पष्ट है ना? बिल्कुल। ये वाक्य छोटा है पर ये नींव का पत्थर है। लेकिन असली शक्ति का जिक्र वो आता है अनुच्छेद 53 में। ये कहता है कि संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। जरा सोचिए, समस्त कार्यपालिका शक्ति। समस्त यानी सैद्धांतिक रूप से देश चलाने की पूरी कार्यकारी ताकत वो राष्ट्रपति के हाथ में है। ये सुनने में तो मतलब बहुत व्यापक लगता है। संवैधानिक रूप से तो यही स्थिति है। अनुच्छेद 53 ये भी जोड़ता है कि राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेंगे। बेशक हमारी संसदीय प्रणाली है तो व्यवहार में प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह महत्वपूर्ण होती है, लेकिन संविधान शक्ति का स्रोत राष्ट्रपति को ही मानता है। और जैसा कि सामग्री में उल्लेख है, राष्ट्रपति तीनों रक्षा सेनाओं थल, जल और वायु के सर्वोच्च कमांडर भी होते हैं। ये भी एक अहम पहलू है उनकी शक्तियों का। ठीक है, तो पद की गरिमा और संवैधानिक शक्तियों का अंदाजा लग गया। अब उस सवाल पर आते हैं जो अक्सर लोगों के मन में होता है, राष्ट्रपति को चुनता कौन है? क्योंकि आम नागरिक तो सीधे वोट नहीं डालते। सही कहा। यहीं पर अनुच्छेद 54 और निर्वाचक मंडल यानी इलेक्टोरल कॉलेज की बात आती है ना? बिल्कुल सही। और यहीं आम चुनावों और राष्ट्रपति चुनाव का एक बड़ा फर्क साफ दिखता है। ये एक अप्रत्यक्ष चुनाव है, मतलब इनडायरेक्ट इलेक्शन। सामग्री के अनुसार राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में 3 तरह के लोग शामिल होते हैं। हाँ, कौन कौन? पहला, संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य यानी इलेक्टेड एमपीज। ठीक है। दूसरा, सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य मतलब इलेक्टेड एमएलएस। और तीसरा, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुदुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। इन्हें बाद में जोड़ा गया था 70वें संविधान संशोधन से 1992 में। अच्छा, तो यहाँ ये निर्वाचित शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। इसका मतलब हुआ कि वो सदस्य जिन्हें सरकार मनोनीत करती है, जैसे पहले राज्यसभा में कुछ खास लोग होते थे या विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन समुदाय से, वो इस प्रक्रिया से बाहर हैं। एकदम सही। निर्वाचित शब्द यहाँ कुंजी है। सामग्री में भी इस पर जोर दिया गया है। ये सुनिश्चित करता है कि राष्ट्रपति का चुनाव उन्हीं प्रतिनिधियों द्वारा हो जिन्हें जनता ने सीधे या परोक्ष रूप से चुना है। और एक और अहम बात जो सामग्री स्पष्ट करती है, जिन राज्यों में विधान परिषद भी है, मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल, दूसरा सदन, उसके सदस्य यानी एमएलसीज वो इस चुनाव में वोट नहीं डाल सकते। ओह अच्छा, सिर्फ विधानसभा वाले? हाँ, केवल विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली के निर्वाचित सदस्य ही हिस्सा लेते हैं। दिल्ली और पुदुचेरी का शामिल होना भी महत्वपूर्ण है। ये दिखाता है कि कैसे समय के साथ इस प्रक्रिया को और समावेशी बनाया गया। सामग्री में जम्मू कश्मीर के बारे में भी कुछ संकेत था शायद, क्योंकि अब वो भी तो विधानसभा वाला केंद्र शासित प्रदेश है। हाँ, उस पर भी जानकारी है। बताया गया है कि पिछले चुनाव के समय जम्मू कश्मीर में विधानसभा भंग थी
और पुनर्गठन के बाद की प्रक्रियाएं पूरी नहीं हुई थी, इस वजह से वहां के विधायक शामिल नहीं हो पाए थे। अच्छा। लेकिन व्यवस्था यह है कि भविष्य में जब विधानसभा पूरी तरह काम करने लगेगी और बाकी औपचारिकताएं पूरी होंगी, तो जम्मू कश्मीर के निर्वाचित विधायक भी इस निर्वाचक मंडल का हिस्सा बनेंगे, ठीक दिल्ली और पुदुचेरी की तरह। तो अब हमें ये साफ है कि वोट कौन डाल सकता है। संसद और राज्य विधानसभाओं, जिसमें दिल्ली, पुदुचेरी और भविष्य में जम्मू कश्मीर भी शामिल है, उनके केवल निर्वाचित सदस्य। ठीक है। हाँ जी। लेकिन अब आते हैं अनुच्छेद 55 पर, जो चुनाव के तरीके की बात करता है। और यहीं पर मामला थोड़ा और पेचीदा होता है, खासकर जब हम वोटों के मूल्य या वजन की बात करते हैं। ये सिर्फ सदस्यों की गिनती नहीं है ना? उनके वोटों की ताकत का सवाल है। बिल्कुल। यहीं पर अनुच्छेद 55 के 2 मूलभूत सिद्धांत सामने आते हैं, जिनका पालन करना जरूरी है। सामग्री में इनका जिक्र है। कौन से सिद्धांत? पहला है एकरूपता, मतलब यूनिफॉर्मिटी। इसका लक्ष्य है कि जहां तक हो सके अलग अलग राज्यों के प्रतिनिधित्व के पैमाने में समानता हो। मतलब हर राज्य के विधायक के वोट का मूल्य उस राज्य की जनसंख्या के अनुपात में तय हो। ऐसा न हो कि किसी छोटे राज्य के वोट का वजन बहुत ज्यादा हो जाए या किसी बड़े राज्य का बहुत कम। जनसंख्या के अनुपात में। हाँ। और दूसरा सिद्धांत है समतुल्यता, यानी पैरिटी। ये सिद्धांत करता है कि सभी राज्यों के विधायकों के कुल वोटों के मूल्य और संसद के सभी सदस्यों के कुल वोटों के मूल्यों के बीच एक संतुलन होना चाहिए। मतलब मोटे तौर पर देश के संघीय ढांचे यानी राज्यों और राष्ट्रीय विधायिका यानी संसद का वजन बराबर हो। अच्छा, तो ये सिद्धांत ही तय करते हैं कि वोटों का मूल्य कैसे निकाला जाएगा। ये सामान्य एक व्यक्ति एक वोट वाला सिद्धांत नहीं है। सामग्री में इसका फॉर्मूला भी दिया गया है। पहले एक विधायक यानी एमएलए के वोट का मूल्य कैसे तय होता है। किसी राज्य के एक एमएलए के वोट का मूल्य निकालने का तरीका सामग्री के अनुसार इस प्रकार है। बताइए। सबसे पहले उस राज्य की कुल जनसंख्या ली जाती है। ठीक है। फिर उसे उस राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या से भाग दिया जाता है। अच्छा। इससे जो संख्या मिलती है उसे फिर 1000 से भाग दिया जाता है। अगर शेष 500 या उससे ज्यादा बचता है तो भागफल में 1 और जोड़ दिया जाता है। ओह अच्छा, ये 1000 से भाग देने वाला फैक्टर भी है। हाँ, गणितीय रूप में इसे ऐसे समझ सकते हैं। एमएलए वोट वैल्यू इज इक्वल्स टू राज्य की जनसंख्या, राज्य विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्य भागे 1000। और वो शेष का ध्यान रखते हुए। और यहीं पर वो बात आती है जो मुझे सबसे ज्यादा चौंकाने वाली लगी। सामग्री बताती है कि ये जनसंख्या 1971 की जनगणना के आंकड़ों पर आधारित है। मतलब हम 2024-25 में हैं और राष्ट्रपति चुनाव के लिए 1971 के जनसंख्या आंकड़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्यों भाई, इसके पीछे क्या तर्क है? हाँ, 1971 ये वाकई एक असाधारण और बहुत महत्वपूर्ण व्यवस्था है। इसके पीछे गहरा राजनीतिक और सामाजिक संदर्भ है। सामग्री के अनुसार ये फैसला मूल रूप से 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा लिया गया था। 42वां संशोधन। ओके। हाँ। और बाद में 84वें संशोधन जो 2001 में हुआ, उसने इसे और आगे बढ़ाते हुए तय किया कि 2026 के बाद होने वाली पहली जनगणना के आंकड़े प्रकाशित होने तक 1971 की जनगणना ही आधार बनी रहेगी। 2026 तक? हाँ, उसके बाद की पहली जनगणना तक। इसका मुख्य कारण, जैसा सामग्री बताती है, ये था कि कई राज्यों, खासकर दक्षिण भारत के राज्यों ने केंद्र सरकार की जनसंख्या नियंत्रण नीतियों को बहुत सफलतापूर्वक लागू किया था। अगर हर नई जनगणना के आधार पर वोट मूल्य बदलते तो जिन राज्यों की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही थी, मुख्यतः उत्तर भारत में, उनका वोट मूल्य लगातार बढ़ता जाता और जिन राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण किया था उनका प्रतिनिधित्व घटता जाता। ये एक तरह से उनके अच्छे काम के लिए उन्हें सजा देने जैसा हो जाता। बात तो सही है। तो इस असंतुलन को रोकने और राज्यों के प्रयासों को मान्यता देने के लिए 1971 के आंकड़ों को स्थिर कर दिया गया, फ्रीज कर दिया गया, कह सकते हैं। वाह, ये तो कमाल की बात है। मतलब एक नीतिगत निर्णय जो दशकों पहले जनसंख्या नियंत्रण को ध्यान में रखकर लिया गया था, आज भी देश के सर्वोच्च पद के चुनाव को सीधे तौर पर प्रभावित कर रहा है। बिल्कुल। तो इसका सीधा मतलब हुआ कि हर राज्य के एमएलए के वोट का मूल्य अलग अलग होगा, क्योंकि 1971 में हर राज्य की जनसंख्या और विधायकों की संख्या का अनुपात अलग था। बिल्कुल सही। इसी वजह से हर राज्य के विधायक के वोट का मूल्य अलग होता है। सामग्री में उदाहरण भी दिया गया है, जैसे उत्तर प्रदेश के एक विधायक का वोट मूल्य 208 है, जो शायद सबसे ज्यादा है। वहीं सिक्किम जैसे छोटे राज्य के विधायक का वोट मूल्य सिर्फ 7 है,
जो सबसे कम में से एक है। 208 और 7, कितना बड़ा अंतर है। हाँ, ये सीधे तौर पर 1971 की जनसंख्या और उस समय की विधानसभा की सदस्य संख्या के अनुपात को दर्शाता है, और यही एकरूपता लाने का तरीका है जनसंख्या के अनुपात में। ठीक है, एमएलए का वोट मूल्य समझ आ गया। ये राज्य की 1971 की जनसंख्या और विधायकों की संख्या पर निर्भर करता है और हर राज्य के लिए अलग है। अब सांसदों पर आते हैं, एमपीज पर। क्या उनके वोट का मूल्य भी राज्य के हिसाब से बदलता है, या लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों के वोट का मूल्य अलग-अलग होता है? नहीं, यही पर दूसरा सिद्धांत समतुल्यता यानी पैरिटी काम आता है। सभी सांसदों के वोट का मूल्य एक समान होता है, बिल्कुल बराबर, सबके लिए बराबर। हाँ, चाहे वो किसी भी राज्य से चुनकर आए हों या किसी भी सदन के सदस्य हों, लोकसभा या राज्यसभा। इसे निकालने का तरीका अलग है। कैसे? पहले सभी राज्यों के सभी निर्वाचित एमएलएस के कुल वोट मूल्यों को जोड़ा जाता है। मतलब हर राज्य के एक एमएलए का वोट मूल्य गुणे उस राज्य के कुल निर्वाचित एमएलएस की संख्या, इन सब को जोड़ लिया जाता है। ठीक है, सारे एमएलएस का टोटल वोट वैल्यू। हाँ, फिर इस कुल योग को संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या से भाग दिया जाता है। सामग्री के मुताबिक ये संख्या वर्तमान में 776 है। 776 कैसे? लोकसभा के 543 निर्वाचित सदस्य और राज्यसभा के 233 निर्वाचित सदस्य, इनको मिला के 776। अच्छा, ठीक है। तो सारे एमएलएस का टोटल वोट वैल्यू डिवाइडेड बाय 776। बिल्कुल, गणितीय रूप में एमपी वोट वैल्यू इक्वल्स सभी राज्यों के सभी निर्वाचित एमएलएस के वोटों का कुल मूल्य भागीदार निर्वाचित सांसदों की कुल संख्या लोकसभा प्लस राज्यसभा। ये सच में दिलचस्प है। तो एक सांसद, चाहे वह विशाल उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करता हो या छोटे से गोवा का, चाहे वो सीधे जनता द्वारा चुने गए लोकसभा का सदस्य हो या राज्यों द्वारा चुने गए राज्यसभा का, राष्ट्रपति चुनाव में उसके वोट का वजन बिल्कुल बराबर होगा। एकदम सही। सामग्री बताती है कि यह मूल्य पिछले कुछ चुनावों में 700 के आसपास रहा है। यह हर चुनाव में थोड़ा बदल सकता है क्योंकि राज्यों की विधानसभाओं की स्थिति बदल सकती है, पर एक चुनाव के लिए सभी एमपीज के लिए ये एक ही रहता है। अच्छा, लगभग 700। हाँ, यह व्यवस्था सुनिश्चित करती है कि राष्ट्रीय विधायिका का कुल वजन लगभग सभी राज्यों की विधानसभाओं के कुल वजन के बराबर हो। यही समतुल्यता का सिद्धांत है। तो संक्षेप में विधायकों का वोट मूल्य राज्य दर राज्य बदलता है 1971 की जनसंख्या के आधार पर, जो राज्यों के बीच जनसंख्या आधारित एकरूपता लाता है, और सांसदों का वोट मूल्य सभी के लिए समान रहता है, जो राज्यों और केंद्र के बीच शक्ति संतुलन या समतुल्यता स्थापित करता है। काफी सोच समझकर बनाई गई व्यवस्था लगती है। निश्चित रूप से ये भारतीय संघवाद की जटिलताओं को, उसकी बारीकियों को दर्शाता है। वोट मूल्य की गणना तो अब काफी हद तक स्पष्ट हो गई, लेकिन चुनाव होता कैसे है? क्या ये वैसा ही है जैसे आम चुनाव में होता है कि जिसे सबसे ज्यादा वोट मिले वो जीत गया? सामग्री में आनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय मत जैसे शब्द इस्तेमाल हुए हैं। ये क्या है? हाँ, ये अनुच्छेद 55 के खंड 3 का हिस्सा है। ये वास्तविक मतदान और गिनती की प्रक्रिया को परिभाषित करता है। ये कहता है कि राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, मतलब सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति यानी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट STV से होगा, और मतदान गुप्त होगा, सीक्रेट बैलेट से। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ये सुनने में थोड़े भारी शब्द लगते हैं। हाँ, है भी। सामग्री में शायद इनकी बहुत विस्तृत व्याख्या नहीं है क्योंकि ये खुद में जटिल विषय हैं, लेकिन सरल शब्दों में समझे तो ये फर्स्ट पास द पोस्ट FPTP प्रणाली नहीं है जिसमें सबसे ज्यादा वोट पाने वाला जीत जाता है, भले ही उसे कुल वोटों का बहुमत ना मिला हो, जैसे हमारे लोकसभा या विधानसभा चुनाव होते हैं। हाँ बिल्कुल। राष्ट्रपति चुनाव में जीतने के लिए सिर्फ सबसे ज्यादा वोट पाना काफी नहीं है, बल्कि एक निश्चित कोटा हासिल करना होता है। कोटा? ये कैसे तय होता है? और एकल संक्रमणीय मत का क्या मतलब है फिर? कोटा निकालने का भी एक फॉर्मूला होता है जो कुल डाले गए वैध वोटों के मूल्य पर आधारित होता है। मूल रूप से जीतने के लिए आधे से ज्यादा वोटों का मूल्य, मतलब 50% + 1 वोट वैल्यू हासिल करना होता है। अच्छा, मेजॉरिटी चाहिए। हाँ, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी कह सकते हैं। और एकल संक्रमणीय मत का मतलब है कि प्रत्येक वोटर यानी MP या MLA केवल एक उम्मीदवार को वोट नहीं देता, बल्कि वो अपनी पसंद के अनुसार उम्मीदवारों को वरीयता देता है, प्रेफरेंस। कैसे?
जैसे बैलेट पेपर पर जितने उम्मीदवार हैं वोटर उनके नाम के आगे 1, 2, 3 ऐसे अपनी पसंद का क्रम लिखता है। मेरी पहली पसंद ये, दूसरी पसंद वो, तीसरी ये वगैरह। अच्छा, तो आप सबको रैंक करते हैं? हाँ, आप जितनी चाहें उतनी वरीयताएं दे सकते हैं। अब गिनती कैसे होती है वो समझिए। पहले सभी उम्मीदवारों को मिली पहली वरीयता, फर्स्ट प्रेफरेंस के वोटों की गिनती होती है। अगर किसी को पहली गिनती में ही कोटा मिल गया तो वो जीत जाता है। सिंपल। लेकिन अगर किसी को नहीं मिला, जो अक्सर होता है, तो जिस उम्मीदवार को सबसे कम पहली वरीयता के वोट मिले हैं उसे दौड़ से बाहर कर दिया जाता है। एलिमिनेट हो गया। हाँ, लेकिन उसके वोट रद्द नहीं होते। यहीं ये ट्रांसफरेबल यानी संक्रमणीय वाली बात आती है। उस उम्मीदवार के बैलेट पेपर्स को देखा जाता है कि उन वोटर्स ने दूसरी वरीयता किसे दी है। अच्छा। और उन वोटों को उन उम्मीदवारों में ट्रांसफर या संक्रमित कर दिया जाता है। ये प्रक्रिया मतलब सबसे कम वोट वाले को हटाना और उसके वोटों को अगली वरीयता के अनुसार बांटना तब तक चलती रहती है जब तक किसी एक उम्मीदवार को निर्धारित कोटा प्राप्त नहीं हो जाता। अच्छा, तो ये एक तरह की वरीयता आधारित एलिमिनेशन प्रक्रिया है। इसका मतलब है कि वोट बर्बाद नहीं होते और जीतने वाले उम्मीदवार को न केवल पहली पसंद का बल्कि संभवतः अन्य मतदाताओं की दूसरी या तीसरी पसंद का भी समर्थन मिलता है। ये तरीका शायद ये सुनिश्चित करने के लिए है कि राष्ट्रपति को व्यापक संभव सहमति प्राप्त हो, न कि केवल एक खंडित वोट के आधार पर जीत मिले। बिल्कुल। और गुप्त मतदान का मतलब है कि सदस्य बिना किसी बाहरी दबाव के अपनी पसंद जाहिर कर सकते हैं। हाँ, सिद्धांत तो यही है। ये प्रणाली अल्पसंख्यक विचारों को भी कुछ वजन देती है और अंततः ऐसे उम्मीदवार को चुनने में मदद करती है जिसे निर्वाचक मंडल का एक बड़ा हिस्सा स्वीकार कर सके। गुप्त मतदान दलीय अनुशासन से हटकर व्यक्तिगत विवेक के आधार पर वोटिंग की संभावना भी खोलता है। हालांकि व्यवहार में पार्टियां अक्सर व्हिप जारी करती हैं या अपने सदस्यों को संकेत देती हैं। समझ गए। तो आज हमने राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया को काफी गहराई से समझा। अनुच्छेद 52 और 53 हमें राष्ट्रपति पद और शक्तियों की संवैधानिक स्थिति बताते हैं। अनुच्छेद 54 स्पष्ट करता है कि निर्वाचक मंडल में कौन शामिल है, केवल निर्वाचित सांसद और विधायक, जिसमें दिल्ली, पुदुचेरी और भविष्य में जम्मू कश्मीर भी शामिल है। और अनुच्छेद 55 ने हमें चुनाव की रीति समझाई। मुख्य बातें क्या रहीं? केवल निर्वाचित प्रतिनिधि वोट करते हैं, मनोनीत या विधान परिषद नहीं। सही। विधायकों का वोट मूल्य राज्यवार अलग होता है, जो 1971 की जनसंख्या पर आधारित है। ये राज्यों के बीच एक रूपता का प्रयास है। सांसदों का वोट मूल्य सभी के लिए समान होता है, जो केंद्र और राज्यों के बीच समतुल्यता साधता है। बिल्कुल। और चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय मत मतलब वरीयता और वोट ट्रांसफर द्वारा गुप्त मतदान से होता है, जिसमें जीतने के लिए कोटा हासिल करना होता है। और वो 1971 वाली बात, ये सचमुच सोचने पर मजबूर करती है कि कैसे आधी सदी पुराने जनसंख्या के आंकड़े आज भी इस महत्वपूर्ण चुनाव का आधार बने हुए हैं और उसके पीछे का तर्क कितना दिलचस्प और दूरगामी था। ये दिखाता है कि संविधान सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज नहीं है, बल्कि राजनीतिक और सामाजिक समझौतों का भी प्रतिबिंब है। निश्चित रूप से संवैधानिक व्यवस्थाएं समय और परिस्थितियों के साथ विकसित होती हैं और कभी-कभी पुराने निर्णय लंबे समय तक प्रासंगिक बने रहते हैं। और यहीं पर हम अपने श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ सकते हैं जो सीधे हमारी आज की चर्चा से निकलता है। हाँ, जरूर। सामग्री ने स्पष्ट किया कि 1971 की जनगणना के आंकड़े 2026 के बाद होने वाली पहली जनगणना, जो संभवतः 2031 के आसपास होगी, उसके आंकड़े आने तक लागू रहेंगे। जरा सोचिए, जब दशकों बाद संभवतः अगले दशक में राष्ट्रपति चुनाव के लिए ताज़ा अद्यतन जनसंख्या आंकड़ों का उपयोग किया जाएगा, अगर ऐसा होता है तो विभिन्न राज्यों के वोट मूल्यों पर कितना नाटकीय असर पड़ेगा। ओ हाँ, ये तो बहुत बड़ा बदलाव होगा। उत्तर और दक्षिण भारत के राज्यों के बीच का जो शक्ति संतुलन अभी 1971 के आधार पर टिका है, वो कैसे बदलेगा? क्या इससे केंद्र राज्य संबंधों में नए तनाव पैदा होंगे या नए समीकरण बनेंगे? यह भविष्य की भारतीय राजनीति को किस तरह से आकार दे सकता है? इस पर विचार करना काफी दिलचस्प होगा। बिल्कुल, एक अहम सवाल भविष्य के लिए। चलिए इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा समाप्त करते हैं। जुड़ने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।